स्वतंत्रता, चुनाव और लोकतंत्र भारत के संविधान का केंद्र है और यही उसका सार है। अच्छे खासे 1 लाख करोड़ का खर्च है भाई इस सारे इलेक्शंस में, और ये कई सारे इंडियन स्टार्टअप्स के खर्चों से कहीं ज्यादा है। ये खर्च पहले चुनाव से लगभग 1000 गुना ज्यादा है जो 1952 में हुए थे। 2009 के चुनाव से 60 गुना ज्यादा है। क्या आप जानते हैं कि इंडिया के 75 वर्षों में अभी तक 17 सफल, निष्पक्ष और प्रगतिशील चुनाव हुए हैं। लोकतंत्र तो मानो हर भारतीय के रग रग में है और उन 97 करोड़ मतदाताओं के तो शायद खून में मिला होगा। – 2024 के इलेक्शन विश्व के सबसे बड़े चुनावों में से एक होने वाला है। भारत में 18वां आम चुनाव चल रहा है। ये आगे के सांसद के रूपरेखा को भी तय करेगा। यहाँ चुनाव 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक होने वाला है। इसमें देश के कुल 543 निर्वाचन क्षेत्र शामिल रहेंगे। इस वर्ष का चुनाव कुल 44 दिन तक चलेगा, जो 2019 के आम चुनाव को पीछे छोड़ देता है। ये चुनाव 1951 से 1952 में हुए आम चुनाव के बाद दूसरा सबसे ज्यादा दिनों तक चलने वाला चुनाव है। इस चुनाव में प्रधानमंत्री अपने दूसरे कार्यालय को पूरा करके तीसरी की तैयारी में है। बीजेपी अभी सत्ता में है, जो 2019 के आम चुनाव में प्रचंड बहुमत जीत हासिल करके बनी थी। हालांकि इस बार विपक्षी पार्टियां जैसे कांग्रेस और अन्य रीजनल पार्टियों से इस चुनाव में कड़ी चुनौती पेश करने की उम्मीद तो है, और इस चुनाव के नतीजे भारत के आने वाले दिनों में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विषयों पर असर जरूर डालेंगे। चलिए अब बात करते हैं इस एक्सपेंडिचर डेटा के बारे में, जो इलेक्शन 1952 से 1924 के बीच में हुए आम चुनाव शुरू किया था। तब से अब तक इलेक्शन में जो भी खर्चा हुआ है वो सिर्फ बढ़ा ही है। हर इलेक्शन में भारत अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देता है और हर दूसरे इलेक्शन में जो लागत है वो बढ़ती ही जाती है। अमेरिका की बात करूं तो वहां 2020 के इलेक्शन में लगभग 1.2 लाख करोड़ खर्च हुए थे, और इस बार भारत ने अमेरिका को टक्कर देने की पूरी तैयारी कर ली है। बेशक वो खर्च है, लेकिन भारत आगे तो निकल रहा है। क्या ये खर्चा भारत के लिए जरूरी है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पहले इलेक्शन में टोटल एक्सपेंडिचर यानी जो टोटल खर्च था वो हुआ था ₹10.45 करोड़ का। दूसरे इलेक्शन यानी 1957 में टोटल एक्सपेंडिचर रहा था 5.9 करोड़ का। 1962 में टोटल एक्सपेंडिचर था 7.32 करोड़ का। यहाँ तक तो हिसाब किताब कम था, लेकिन इसके बाद हर इलेक्शन में ये खर्च सिर्फ बढ़ा ही है। 1967 में जो एक्सपेंडिचर था वो था 10.8 करोड़ का। फिर 1971 आया, उसमें हुआ 11.61 करोड़ का। 1977 में 23.04 करोड़ का। 1980 में 54.77 करोड़ का। 1985 में 81.51 करोड़ का। फिर 1989 में ये फिगर 3 डिजिट्स पर पहुंच चुका था, जहां टोटल एक्सपेंडिचर इलेक्शंस में हुआ था 154.22 करोड़ का। फिर 2004 में ये एक्सपेंडिचर 4 डिजिट्स को क्रॉस कर चुका था, जो हुआ था 1113.88 करोड़ का। फिर 2009 में ये खर्च कुछ कम हुआ, और मालूम है ये कम खर्च कितना था? पूरे ₹846.67 करोड़ का। और यहाँ तक एक बात ध्यान देने वाली है, 2009 एक ऐसा साल था जो शायद ही कोई भारतीय भूलेगा। रिसेशन यानी मंदी का साल। शेयर बाजार में भारी गिरावट थी। अरे शेयर बाजार से याद आया, अगर आप भी शेयर बाजार के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके लिए बनी है फ्रीडम ऐप, जिसे आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और मेरी प्रोफाइल पर डाल दिया है। ये एक ऐसी ऐप है जहां पर आप अपने सारे फाइनेंशियल रिलेटेड कोर्सेज के बारे में जान सकते हैं, वो भी एक्सपर्ट नॉलेज के साथ। अभी डाउनलोड करना। कई व्यापार ठप हो गए थे, लोगों के पास पैसा नहीं था खर्च करने को। फिर आया 2014, जहां खर्च पहुंच गया 1158 करोड़ का। अब 2019 के इलेक्शन दस्तक दे रहे थे। क्लियरली खर्च बढ़ना ही था, लेकिन 1-2 गुना नहीं, बढ़ा पूरे 5 गुना, लगभग 60,000 करोड़। और खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस बार भारत पूरे 1 लाख करोड़ खर्च कर रहा है इलेक्शंस पर। सवाल ये है कि आखिर ये 1 लाख करोड़ खर्च कहां होंगे? 2019 के इलेक्शन में जो टोटल इलेक्शन एक्सपेंडिचर था वो 55 से 60,000 करोड़ का था। उसमें से 20 से 25% यानी 12,000 से 15,000 करोड़ तक का अमाउंट जो था वो डायरेक्टली वोटर्स तक पहुंचाया गया, यानी वोटर्स की डेवलपमेंट में खर्च किया गया। जो सबसे लार्जेस्ट शेयर था यानी 30 से 35% तक का, अराउंड 20,000 से 25,000 करोड़ तक का जो खर्च था वो पब्लिसिटी और कैंपेनिंग में खर्च हुआ। फॉर्मल एक्सपेंडिचर ने कवर किया 15 से 20% तक का, यानी कि 10,000 से 12,000 करोड़ रुपए। फिर
लगभग 5,000 से 6,000 करोड़ रुपए यानी 8 से 10% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर लॉजिस्टिक्स में लगा। क्या आपने सोचा है कि इन इलेक्शंस का इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड क्या पड़ता है? 2024 के इंडियन जनरल इलेक्शन का इम्पैक्ट ग्लोबल पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी पर भी देखने को मिलता है। अब क्योंकि इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो इसका असर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर भी पड़ता है। उतना ही इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर भी और साथ ही साथ ग्लोबल पावर्स जैसे यूएस, चाइना और यूरोपियन यूनियन पर भी। अब बात करते हैं चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाली एजेंसी यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। सबसे बड़ा रोल इसी एजेंसी का होता है। ये इंश्योर करती है कि इलेक्शन के टाइम पर सारे अरेंजमेंट्स एकदम सरल और निष्पक्ष रहें। इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हर एक वोटर को पोलिंग बूथ तक लेकर कैसे आया जाए, क्योंकि भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके लिए वोटिंग एरियाज तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है। अब इंडियन आइलैंड्स को ही ले लीजिए। इलेक्शन कमीशन ने उन एरियाज को भी कवर किया है ताकि लोग वोट डालने जा सके, जैसे अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप। और कुछ लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूर भी रहते हैं, उनके लिए भी आसानी करना ही इलेक्शन कमीशन का ही काम होता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये इन सारी चीजों के लिए प्रिपेयर कैसे करते हैं? एक होता है रिमोट एरिया वोटिंग, यानी ऐसे एरियाज में वोटिंग करवाना जहाँ पे पहुंचना या जहाँ पे उन लोगों का वोटिंग मशीन तक पहुंचना मुश्किल होता है। तो ये काम का इंतजाम भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करता है। इस काम के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग देता है, ऑडिट्स कंडक्ट करवाता है, वोटिंग सिस्टम की इंस्पेक्शंस भी करता है और लोकल गवर्नमेंट के साथ काम करता है ताकि वोटर्स को पोलिंग प्लेसेस तक का एक्सेस आसानी से मिल सके। इलेक्शन कमीशन अलग अलग टेक्नोलॉजीज का भी इस्तेमाल करता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का। और अब तो ऑनलाइन का भी जमाना है, तो ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन सिस्टम्स को इंप्रूव करना, इनकी एक्सेसिबिलिटी निकालना और सिक्योरिटी का ध्यान रखना भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही काम है। 2019 में भारत में करीबन 1/3 वोटर्स ने तो वोट ही नहीं दिए थे, यानी अराउंड 30 करोड़ लोगों ने इलेक्शन में भाग नहीं लिया था। ये उतने ही लोग हैं जितनी यूएस की पूरी पॉपुलेशन है, और इन लोगों में एक बहुत बड़ा नंबर होता है माइग्रेंट वर्कर्स का। फिलहाल प्रॉब्लम है सेक्शन 19 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1950, जो बोलता है कि एक वोटर उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोट डाल सकता है जहां उसका ऑर्डिनरी और परमानेंट रेजिडेंट है। लेकिन माइग्रेंट वर्कर्स यानी ऐसे लोग जो पढ़ाई के लिए या काम करने के लिए या शादी करने के लिए माइग्रेट यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनके लिए भी यही चीज करना जरूरी होता है। लेकिन अब जब वो शिफ्ट हो गए हैं किसी भी पर्पस के लिए, तो उनके लिए जरूरी होता है कि वो अपने नए रेजिडेंट्स यानी नए एड्रेस पे एनरोल करवा सके, और उनको उसके लिए पुरानी यानी ओल्ड लिस्ट से अपना नाम डिलीट करवाना होता है। इसलिए कई लोग सोचते हैं कि ये बहुत ही बड़ा और थकाने वाला प्रोसेस होता है, तो लोग इसे नहीं फॉलो करते। और एक बहुत बड़ा रीजन ये भी होता है कि कई लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि वो नई जगह पर कितने टाइम के लिए रहने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा रीजन होता है कि लोग वोट डालने नहीं जाते, क्योंकि वो ये सरदर्दी को फॉलो नहीं करना चाहते। चलिए अब इंडिया और वर्ल्ड गवर्नमेंट सिस्टम्स के बारे में थोड़ा समझते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां लोग अपने नेता को चुनकर अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर संसद में भेजते हैं। यहाँ की संसद 2 भागों में है, पहला राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। यहाँ एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है जो एक मजबूत संविधान द्वारा संचालित की जाती है, जहाँ राष्ट्रपति को देश का हेड के तौर पर चुनाव किया जाता है और प्रधानमंत्री को सरकार के मुख्य रूप में देखा जाता है, जिनके पास बहुत सारी संवैधानिक शक्तियां होती हैं। जहां सरकार टैक्स लेने के बाद आज भी लोगों को सब्सिडी के रूप में हेल्प प्रोवाइड करती है, जैसे कि फूड सिक्योरिटी और कुछ एसेंशियल नीड्स। मेरे आप लोगों से कुछ सवाल हैं। क्या आपके मन में भी कभी ये सवाल आता है कि इलेक्शन में जितना भी खर्च हो रहा है, कहीं वो देश के बहुत ही मिलियनियर्स या मल्टी बिलियनियर्स या फिर बिजनेसमैन की पावर को दिखाता है? और दूसरी ओर ऐसे इश्यूज भी हैं, जैसे आज की डेट में हम इलेक्टोरल और कोलैटरल बॉन्ड्स के बारे में सुन रहे हैं, उनके बारे में क्या आपको नहीं लगता कि इलेक्शन में यूज होने वाली इलेक्टोरल बॉन्ड्स या फिर इलेक्शन के प्रोसेस को थोड़ा और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए? भैया आखिर इतना पैसा लग रहा है, तो पता तो चले ये पैसा कहाँ, कब और कैसे लगता है। क्या हमारे पास पब्लिसिटी या फिर अच्छे खासे पैसा यानी कि अच्छी खासी मोटी पार्टी के अलावा कोई और भी टॉपिक है जो हम इलेक्शंस में डिस्कस कर सकते हैं? ये मेरे आपसे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर देना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपके फिर भी कोई भी डाउट्स हैं या फिर आप अपने चाहने वाले किसी टॉपिक पर मुझसे वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।